जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखते हैं घटना चक्र के इस सीरीज में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें अगर आप भी किसी भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यूपीएससी का पीटी और जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र स्टेट पीसीएस लेते हैं उसका पीवाईक्यू, और अगर आप भी किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं और उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मिलेंगे, नहीं तो इसके इर्द गिर्द में घूमता हुआ मिलेगा। अगर आप इसको देखते हैं तो 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री का रिवीजन और पीआईक्यू पर आपका पकड़ हो जाएगा। तो पहले हम नोट्स देखेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट्स में है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। यानी अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इस अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के बदले अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब हो गए थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था थी। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद जो दूसरा भूमि राजस्व वसूली के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था, उसको रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। और रैयतवारी व्यवस्था यानी इस व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जानते हैं तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी। महलवारी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी सामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ आदि में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्जेस से तात्पर्य
तात्पर्य है इंग्लैंड स्थित भारत के राज सचिव, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया वह यानी खर्च था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पूंजी पर दिया गया ब्याज, यानी इसमें शामिल था भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, अन्य नाम था भारत सचिव, भारतीय सचिव या भारत मंत्री का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाममात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। अब देखते हैं धन का बहिर्गमन या अफवाह। धन के बहिर्गमन या अफवाह ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक या वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप लोग सिर्फ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया देखते हैं हमेशा और हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया इसी का पुस्तक और इसने अफवाह सिद्धांत का इसमें भी प्रतिपादित किया था। एक से अधिक ऑप्शन में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियां का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी तक और 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य था भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अब हम प्रश्न देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि इसमें निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही का उत्तर चुनिए। तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में
कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? एक और दो। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि या धन, बिल्कुल। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो नहीं, ये गलत है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क को होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव अन्य नाम भारत सचिव, भारतीय सचिव या भारत मंत्री का सारा खर्च या व्यय वर्ष 1919 ईस्वी तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 सही है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। 3 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति से निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 4 नंबर क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? इसका आंसर होगा बी, कपास, रेशम, सोडा और अफीम। प्रश्नानुसार 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज था कपास, रेशम, सोडा, अफीम आदि थे। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। महत्व है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी, जो यही अफीम बिहार और बंगाल से मिलता था। 5 नंबर क्वेश्चन है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। 6 नंबर क्वेश्चन है। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 7 नंबर क्वेश्चन है। किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। 8 नंबर क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त किससे किससे किया गया? तो यह है जमींदारों से। 9 नंबर क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? यह है जमींदारों के साथ। देख रहे थे ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया बीपीएससी में। 10 नंबर क्वेश्चन है।
किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। यह है 1793 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो ये ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी सभी गलत है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका एक 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का वो क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, लगान रहित अनुदान कौन कौन सा जिसमें लगान नहीं लगा था? वो है चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदारी एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है, विकल्प डी होगा, यानी कि कोई भी सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कहा, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? इसका कारण है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अस्थायी बंदोबस्त लागू की, इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, वो अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली थी। कुल मिलाकर काश्तकारों पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर होता था। जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी के बंगाल रेंट अधिनियम द बंगाल रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो यह है भू राजस्व का निर्णय करना। भू राजस्व का निर्णय करना। जमींदारों का जमीन पर अधिकार नहीं, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को सक्सेस नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर ए है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ये 1885। अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदार को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था?
इसका आंसर होगा 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। रैयतवारी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में वो राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के यानी थॉमस मुनरो के शिष्य एल पिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र यानी कि मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग आदि में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी ब्रिगेट और H.E. गोल्ड स्मिथ द्वारा यह व्यवस्था में सुधार किए गए। 17 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? यह है मद्रास। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई बंगाल तथा मद्रास में। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर थॉमस मुंडो द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है तो रैयतवारी व्यवस्था। 20 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो यह है थॉमस मुंडो। 21 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की गई, यह थॉमस मुंडो द्वारा। अंग्रेजों ने 22 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। 23 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, यह है मद्रास प्रेसिडेंसी में। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो ये है क्वेश्चन गलत होगा इसलिए। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ हुई थी, जिसके बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई थी। अतः रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत तीनों शामिल थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है 1, 2, 3 सभी सही है। यानी किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। हाँ। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। हाँ। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण किया जाता था। हाँ। इसीलिए 51% भूभाग पर यह था। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के सूत्रपात कैप्टन रीड और थॉमस मुंडो ने किया था। रैयतवारी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान वह भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह है रैयतवारी व्यवस्था। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ये है भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ हुई थी, जिसके बाद
इसके बाद में मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक एक भाग में लागू की गई थी। अतः रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी तीनों भारत शामिल थे। ये क्वेश्चन हो गया है। वो प्रदेश जिसके तहत भूमि का मालिक ये है 26 में, वो प्रदेश जिसके तहत भू राजस्व अच्छा अच्छा, ये भी हो गया है। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन ऐसी मेथड जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का एक्शन होगा आंसर थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो था। अलेक्जेंडर रीड थे, यानी थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माना जाता है। भारत में अंग्रेजों ने इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के संबंध में थॉमस मुनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण कहा गया, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इसका आंसर होगा ये और दोनों सही और आर सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सही है। इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा मालवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% भाग पर शामिल था। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। मालवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्सा शामिल है। मालवाड़ी के अंतर्गत संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इसके भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आयुष संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि उपयुक्त कथन कौन सा सही है, तो दो सही है। बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले एक राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। सही बात है। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत व्यक्तिगत किसान रैयत सीधे सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे और किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। खराब फसलों या प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व भुगतान में कोई स्पष्ट छूट या लगान से मुक्ति प्रदान नहीं की जाती थी, बल्कि कभी-कभी कुछ राहत प्रदान की जाती थी और उनका लगान थोड़ा घटा दिया जाता था। अतः कथन एक सही नहीं है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था, के तहत जमींदारों को भूमि के मालिक या स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य की भू राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन यदि जमींदार एक नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो उसकी जमींदारी भूमि अधिकार सरकार द्वारा लेकर नीलाम कर दी जाती थी और उससे अधिकार नए मालिक को हस्तांतरित हो जाते थे। अतः दो कथन सही है। नोट, संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, यानी गलत कर दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? यह है 1900 ईस्वी, इसका आंसर है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। असम में चाय की कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम 1839 ईस्वी।
असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपया की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में कार्यरत है। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? यह है हॉल्ट मैकेंजी। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, में भूराज की व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवारी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भाग शामिल था। महलवारी पद्धति में जमींदारी और रईतवारी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त है, अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रों में विकल्प सी को ही सत्य माना है। पुट से मिलाने वाला क्वेश्चन ये देख लीजिए। जजमानी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। यूपीपीसीएस द्वारा जारी उत्तर कुंज में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया है जो कि गलत है। 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 34 नंबर में है, यह है 40%। यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अब्बा सिद्धांत ड्रेन ऑफ थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस स्थान में आती है? यह है बी नंबर में, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं पहले। धन के बहिर्गमन या अफवाह ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अब्बा सिद्धांत के तहत इसी प्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अब्बा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह है दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में 37 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, का उत्तर है ए और दोनों सही तथा आर ए सही की व्याख्या है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार असंतुलन अनुकूल था। बिल्कुल। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। हाँ। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को उसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य
देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अत्यधिक या अधिकाधिक शोषण करना था, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना था और इंग्लैंड भेजना था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक विकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 से पहले 14 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना जैसे एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा, वित्तीय निगम जो अंग्रेजी उद्योगों के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने अन्न के विकास को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अतः ये और दोनों सही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेश बाद का आर्थिक आलोचक था? ये है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आरसी दत्त। 1870 से यानी 1870 से 1905 ईस्वी तक के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इसके 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर संस्थापक सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है, यानी कि उपनिवेशवाद ही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ये सर सैयद अहमद खान, ये उसके तरफ से रहता था, अंग्रेज की तरफ से। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आगे सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? यह है 1901 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक वर्ष 1921 में लंदन के सोने साइन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। यानी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी का पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के सोने साइन एंड कंपनी प्रकाशित की। 42 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? यह दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी में 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। यह उदारवादी दल। 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने
इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ये है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। 40 नंबर क्वेश्चन है, अनऔद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका सी है, 1 और 2 दोनों। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति इस प्रक्रिया को तेज किया। हाँ। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का ये है, केवल एक सही है। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने, ये गलत है। आगे 48-47 में देखते हैं। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्र कवि नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। मार्क्स ने अपनी रचनाओं में लिखा था कि ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियां ने भारत की पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक संरचना को नष्ट कर दिया है। मार्क्स का मानना था कि ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारतीय किसानों और दस्तकारों का शोषण किया और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। 49 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? यह है सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है इसको। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया है। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यह औरंग फारसी शब्द है, इसका अर्थ है गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यान है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है, इसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तूफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ
नई लगान नीति के कारण नई नीति किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी, इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय यानी कि जिनका किसान बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसानों केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिसकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई। जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन्हीं फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के दौरान 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में औद्योगिकरण का काल भी कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। पहला है भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। दूसरा है भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी या कर लगाना। तीसरा है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना। चौथा है रेल मार्गों का विकास करना। पांचवा है विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। अब अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। अगर आप भी अभी कोई भी एग्जाम जैसे बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस या कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं वनडे में, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।